Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I am with you with the specific area of JIB AFM Solve Paper for May 2025. I hope आपकी preparation अच्छी चल रही है and you are getting the specific idea of whatever has happened in the last examination. But अगर आप उसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हो क्या questions आए थे तो I have prepared a list of few recollected questions ताकि आपकी preparation अच्छे से हो सके to give you guidance about the kind of questions that were asked and I'll be sharing the answers with you along with इसको आपको मैं solve करके भी दिखाऊंगी कुछ numerical questions हैं कुछ दूसरे हैं so this is divided into two parts and this is the first part that we are talking about so everyone along with this अगर आप इसको ये जानना चाहते हैं कि आपको अगर इसके कहीं पीडीएफ मिल सकती है तो यस आप ये कर सकते हो हमारी ना वेबसाइट पर जाकर आप ना इसका पीवाईक्यू जो पेपर है हमारे पास ना इसकी बुकलेट बनी हुई है वो पीडीएफ की फॉर्म में बुकलेट है जिसके अंदर इनके क्वेश्चंस इनके आंसर्स और जिस तरह के क्वेश्चंस और आए हुए थे जिनका कुछ रिकलेक्टेड ये नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था तो वो टॉपिक्स तक उसमें गिवन है और प्रॉपर एनालिसिस गिवन है कि किस तरह का पेपर आया था एंड हाउ टू परस्यू फर्दर इन द एग्जामिनेशन आपको उससे आइडिया हो जाएगा बिकॉज यू विल बी एबल टू स्ट्रैटेजाइज प्रॉपरली एज इसके अंदर 2023 से लेकर अब तक 2025 यानी 5 के 5 पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फॉर एएफएम एज वेल एज अदर सब्जेक्ट सो प्लीज गो हेड एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है आप उस लिंक पर जाएंगे तो वो आपको यहीं पर उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी so if you're preparing for this particular examination please make sure you are getting the best use out of it right now let's begin with the session everyone हम लोग आज क्या करने वाले हैं we'll be talking about the solve paper so ये रहा आपका first question है under ind as 5 a change in accounting policy is allowed to be made in which of the following circumstances accounting policies में बदलाव लाने पड़ जाते हैं वो कब जरूरत होती है जब हमारे पास वो statute यानी लॉ कहता है for a compliance with an accounting standard या फिर if it results in more appropriate presentation of the financial statements or to enhance the reported profits for the period. What happens everyone? A is 1 and 2, B is 1, 2 and 3 only or या फिर हमारे पास 1, 3 and 4 and last is all of the above. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है to enhance the reported profits of the period. You cannot do anything to enhance the profit because that is manipulation of your books of accounts. That's a kind of window dressing. आप ऐसा क्यों करोगे है ना आपको जो चीज़ जैसी है आपको वैसी ही दिखानी होती है सो इसके हिसाब से आपके पास करेक्ट आंसर इज लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस के लिए रिक्वायर्ड है और अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड है ये तो ये है इसीलिए हम इसको बना रहे हैं सो दिस इज द बेसिक पर्पस एंड दिस कम्स एज द आंसर ठीक है सो दिस इज योर first question everyone now moving on to the second question depreciation on a motor car on 31st March 2025 whose cost is 58,000 हमारे पास में दिया हुआ है कि एक मोटर कार है उसकी 58,000 31st March 2025 को हमारे पास उसकी वैल्यू जो है with an accumulated depreciation or provision of 11 lakh 1600 as on 1st April 2024 यानी पिछले साल तक 11,600 का इकट्ठा हुआ बैलेंस है ठीक है ना that is depreciation at the rate of 20% on the diminishing balance method will be आपको depreciation निकालनी है उसकी वैल्यू के ऊपर आपको ये पता है कि 58,000 उसकी क्या कॉस्ट है अभी एंड में जो हमारे पास बच रहा है उसमें से 11,600 जो है आप पहले उसकी माइनस कर दो वैल्यू क्योंकि पिछले साल की उसकी क्या है जो प्रोविजन लग चुकी है जो प्रोविजन लग चुकी है आप उसको माइनस करोगे तो इसके हिसाब से आपके पास टोटल बना 46,400 है ना तो इसका मतलब मेरे पास में एट प्रेजेंट उसका जो वैल्यू बनकर आ रही है वो कितनी है मेरे पास में इसकी वैल्यू बनकर आ रही है 46,400 46,400 मेरी उसकी बुक वैल्यू बनकर आ रही है ठीक है बुक वैल्यू जो है वो मेरी 46,400 बन रही है एट द एंड ऑफ द ईयर तो अगर मेरे पास बुक वैल्यू ये बन रही है इसके ऊपर मेरे को कितनी लगानी है 20% की डेप्रीसिएशन लगेगी तो वो कितनी बनी दैट कम्स आउट टू बी 9280 सो उसके हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा बी
इन टर्म्स ऑफ द डेप्रिसिएशन। आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक्चुअली आपके पास ग्रॉस बैलेंस है और आपके पास ग्रॉस डेप्रिसिएशन अलग से गिवन है, तो उसके बेसिस पर आप नेटिंग करोगे, आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट बुक वैल्यू कितनी है, और उसके ऊपर डिमिनिशिंग बैलेंस लगता है। एक्चुअली ना ये होता है कि जो भी 1 अप्रैल को आपकी वैल्यू होगी ना, उसके ऊपर हमारी वैल्यूएशन चलती है। सो 1 अप्रैल को जो भी हमारी 2024 को उस दिन जो बुक वैल्यू है, उसके ऊपर एग्जैक्टली आपकी डेप्रिसिएशन लग कर आती है। नाउ this is the answer. Now let's move on to the next question. Accounting Standard 9 does not deal with which of the following? AS 9 किससे डील नहीं करता? नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं रेवेन्यू ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, या फिर रेवेन्यू ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज, और रेवेन्यू फ्रॉम यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड्स, या फिर राइजिंग रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये अकेली चीज है जिसका एक अलग एएस है। इसका एएस पता है आपको कौन सा है? इसका एएस है AS7। AS7 के अंडर आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन होते हैं। एंड आपके लिए एक मेजर पॉइंट है, ये ना मॉड्यूल डी के अंडर भी कवर होता है। तो मतलब आप पहले उसको यहाँ पर पढ़ लोगे ब्रीफ में, और असली चीज जो पढ़ोगे ना वो वहां पढ़ोगे कि एग्जैक्टली exactly ये चलता कैसे है। ठीक है। सो आपके पास एक बेनिफिट रहता है, इसको वहां से आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो जो AS7 है वो बेसिकली ना, देखिए कंस्ट्रक्शन में टाइम बहुत लगता है, कंस्ट्रक्शन की फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट चलती है, उसकी रिकॉर्डिंग बहुत डिफरेंट चलती है। इसी के चलते उसका स्टैंडर्ड ही अलग है और उसकी रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी इसी के चलते डिफरेंट है। That's how you define the specific area altogether, everyone. So ये तो हुआ हमारा एक और एरिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इसका आंसर आया डी। एक उसका डील नहीं करता, ये बाकी सबसे डील करता है, गुड्स के साथ में, सर्विसेज के साथ में, इवन एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज वगैरह सब इसी में आते हैं। कोई भी आपकी इनकम होती है वो सब इसके अंडर जाती है। अब आता है आपके पास अगला क्वेश्चन, ये जर्नल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल ए रिसीव्ड, सॉरी ये सारा मॉड्यूल ए के क्वेश्चन है बेसिकली। मिस्टर ए रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम मिस्टर एस आफ्टर अलाउिंग 1% डिस्काउंट। अब उनके पास क्या हुआ है कि 1% डिस्काउंट उनके पास देने के बाद में, जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। इसको ना बेसिकली रिसीव्ड की जगह मिस्टर ए वॉज ड्यू फॉर ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर एस, मतलब आपको पैसे मिलने थे मिस्टर एस से और उनको अलाउ करना था। एंड अलाउड हिम, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहे। अलाउड हिम अ 1% डिस्काउंट। इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? मिस्टर ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मिस्टर ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप बनाओगे, ये तो पक्का उनके जेब में पैसा है ना? उनकी जेब में 1 लाख तो नहीं आया क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितना है? 1% का। तो 1% का डिस्काउंट कितना बना? 10,000 रुपीज का तो जी डिस्काउंट बन गया है ना। वही बनाना नहीं, वो तो 1,000 रुपीज बनाना फिर, क्योंकि 1 लाख का 1% करोगे तो 1,000 बनेगा। तो मैं कहूंगी कि मेरा जो डिस्काउंट है वो है 1 लाख का। जस्ट अ मोमेंट, इसको, सॉरी 1,000 का बन गया ना, ये देखिए। अब ये 1,000 का अगर मेरा डिस्काउंट मैंने किसी को दिया, ऑब्वियसली मेरी जेब में पूरे पैसे तो नहीं आए। मेरी जेब में कितने आए? कैश अकाउंट डेबिटेड कितने आए? 99,000 मेरी जेब में आए। जो डिस्काउंट इसके साथ एसोसिएटेड है वो है 1,000 का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। देन टू, मेरे पास क्या है? मिस्टर ए, जो मुझे मिस्टर ए से पैसे आने थे, सॉरी मिस्टर एस से पैसे आने थे, है ना? कितने आने थे? मिस्टर एस से टोटल आने थे 1 लाख रुपीस।
आ गई आपकी वैल्यूएशन। तो इसके हिसाब से मेरा कैश था 99,000, डिस्काउंट था 1,000 और मिस्टर एस से टोटल आए मेरे पास में 1 लाख रुपीस। सो इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है कि हमारी पूरी वैल्यूएशन क्या है। मेरी जेब में कैश आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा, और लेकिन मिस्टर एस मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कंप्लीट स्वाइप ऑफ हो रहा है, कितना, 1 लाख का। और डिफरेंस कितने का रह गया, 1,000 का जो मेरा डिस्काउंट था। तो इसके हिसाब से यहाँ पर तो यही आया, 99 ही बुक किया, 1,000 बुक नहीं किया। इसके अंदर भी कैश पूरा 1 लाख बुक किया हुआ है, और इसके अंदर भी हमारे पास में इसमें दिख रहा है कैश 99,000 डेबिट में है, देन डिस्काउंट आपका 1,000 है, और मिस्टर एस आपका 1 लाख से क्रेडिट में है। तो आई कैन से कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है। सो इस तरीके से आपका निकल आता है इस क्वेश्चन का आंसर। एवरीवन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक होती है हमारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर ना कहीं पर भी कैश की या मनी की बात नहीं होती, तभी हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को नॉन मॉनेटरी डिफाइन कर देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जेन्युइनली बताऊं बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नॉन मॉनेटरी पार्ट, और ये इस बार भी कंटिन्यू हुआ है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर से, जो सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर से ये आपको ये टॉपिक मिलता है। ओके। अब जरा इसका क्वेश्चन देखिए प्रॉपर। वो कहते हैं कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट नेसेसरी। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वो सारे हम करते हैं, लेकिन हर नॉन मॉनेटरी चीज ऐसे नहीं रिकॉर्ड होती। रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक और रिकॉर्डेड अलोंग विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, नो। वी कैन नॉट रिकॉर्ड द लॉयल्टी ऑफ अ पर्सन। कैन यू? आप कर सकते हो किसी की लॉयल्टी रिकॉर्ड, किसी का हार्डवर्क रिकॉर्ड, किसी का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वर्किंग रिकॉर्ड? नहीं कर सकते। ठीक है, किसी पर्सन ने अपने बहुत सारे ईयर्स इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, वो भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये बेस आ जाता है कि यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये रिकॉर्ड आइडली नहीं किए जाते अनटिल अदरवाइज इसके लिए आप अलग से स्पेसिफाई कर दो कि हाँ जी ये तो दूसरी चीजें हैं, ये रिकॉर्ड होनी चाहिए, तब तक इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। इस चीज में बहुत क्लियरली ये डिफाइन करते हैं। ठीक है। सो ये आया आपका एक और इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक, तो इसका आंसर हो गया डी। A partner or owner is treated as a creditor to the extent of his or her capital contribution in the business according to the। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोपराइटर है, जो अपने पैसे डालता है, उसको क्या माना जाता है? उसको एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये माना जाता है कि भैया ये तो बाहर वाला है जिसका पैसा इस बिजनेस में लगा हुआ है। अब ये पॉइंट कौन सा हमारा ऐसा है जो कहता है? देखिए सबसे पहली बात आती है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ना, जैसे कंजर्वेटिज्म कहता है एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। आप लॉसेस के लिए तैयारी करो, प्रॉफिट्स के लिए कुछ नहीं करना। देन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स, मेन में कम मेन में गो बट द ऑर्गेनाइजेशन इज हेयर टू स्टे। ये मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चलेगी। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हमारे जो बिजनेस है वो बिजनेस और बिजनेसमैन सेम नहीं है। ओ, मिल गया इसका आंसर। बिजनेस और बिजनेसमैन सेम नहीं है, तो इसका मतलब जो बिजनेस में बिजनेसमैन पैसे लगाता है वो अलग है, और बिजनेस उससे सेपरेट है। तो और कॉस्ट कंसेप्ट कहता है हर चीज आप कॉस्ट पर नोट करते हो, यू डोंट रिकॉर्ड इट एट द मार्केट वैल्यू। क्योंकि एक सोचिए अगर हर चीज मार्केट वैल्यू पर हर बार रिकॉर्ड होने लग गई, हम तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चीजें सही बताऊं, हम ना रिकॉर्ड ही करते रह जाएंगे फिर कि अच्छा अब ये चेंज हो गया, अब वो चेंज हो गया। तो उससे तो बेहतर यही होता है कि आप ना हर चीज उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर लो, और जिस दिन आपने उनको बेचना होगा तभी आप अपनी बुक्स के अंदर से उसको निकाल कर उस जगह पर एक प्रॉपर वे से रिकॉर्ड कर दो। तो बेसिकली इसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आपने जितने पर खरीदा उस पर रिकॉर्ड कीजिएगा, डेप्रिसिएशन लगाते चलिए, जब बेचेंगे तब अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। द आंसर इज सी। Which of the following is never a factor of calculating depreciation? Estimated scrap value, useful commercial life of the asset, or estimated replacement value or cost of the asset? देखिए scrap value plays an important role। इनमें से कुछ भी बच रहा है, कई बार कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके अंदर से ना कुछ मिल ही आता है। जब आपको पता ही है उससे पैसा मिल के ही आना, तो आपके पास आपका डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप डेप्रिसिएट नहीं करोगे ना उस केस में, क्योंकि आपको पता ही है कि उससे पैसा रिकवर हो रहे हैं। जब किसी चीज से पैसे रिकवर होते हैं तो यहाँ पर आएगा उसकी कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, याद रखिएगा जितनी कॉस्ट ज्यादा उतनी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा। देन यूजफुल लाइफ आपकी कम ज्यादा होने से आपकी डेप्रिसिएशन पर एक्चुअली फर्क पड़ता है। यूजफुल लाइफ का एक बहुत मेजर इम्पैक्ट रहता है
हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि अगर उसकी लाइफ कम है तो आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा ज़्यादा एक ही बारी में बुक करोगे, और दूसरा उल्टा हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, हमारी डेप्रिसिएशन जैसे लंबा समय होगा तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली स्प्रेड होती है ना ओवर द ईयर्स, तो वो स्प्रेडिंग थोड़ी डिफरेंट वे से होती है फिर। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यूएशन आती है। सो अमंग दिस आई कैन से ये जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है ना, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेनिंग थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमारी बुक के अंदर भी कुछ इसी तरीके से ही इसी सीक्वेंस में दिए हुए हैं। दैट इज वाई दे हैव सेड कि आपके इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको रिकॉर्ड करने हैं और कौन से फैक्टर्स आर नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? Now let's move on to the next point, everyone. The next point here is an asset has a salvage value of 5,000. Useful life is 5 years. Depreciation per year is 10,000 per year. ठीक है. And under the straight line method हमारे पास what is the original cost of the asset. अच्छा क्वेश्चन ना बड़े देखिए बड़े डिफरेंट वे से दिया हुआ है. क्वेश्चन में आपको क्या नहीं गिवन, आपको कॉस्ट नहीं गिवन, आपको दिया हुआ है एंड में आपको 5,000 क्या होगा, रुपीज मिल जाएंगे. बेसिकली ना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन पर एनम. आप निकाल पाते हो हर साल की डेप्रिसिएशन, तो आपको कॉस्ट में से ये 5,000 माइनस करना है, और लाइफ कितनी है उसकी, 5 साल की. हमें ये पता है हमको 10,000 रुपीज की हर साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, और 5 साल बाद फिर भी हमारे पास कितने बच जाएंगे, 5,000 रुपये फिर भी बच जाएंगे. तो कहना है इससे कि मुझे क्या करना होगा, दिस बिकम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस बिकम्स ओवरऑल 50,000 एंड दिस इज बेसिकली कॉस्ट माइनस 5,000, है ना. तो उसके हिसाब से हमारे पास वैल्यूएशन कैसे चल रहा है, दिस इज 50,000 यहाँ है, और आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए ये 5, तभी आपकी कॉस्ट इधर ही रही, एंड दिस बिकम्स अ टोटल ऑफ 55,000. दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म यहाँ पर व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट. ये क्वेश्चन आई वुड से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि ना इसमें ना रैदर देन रिकॉर्डिंग थिंग्स ऑन द नॉर्मल टर्म्स, इसको हमने ना रिकॉर्ड किया हुआ है इन अ रिवर्सल मेथड, मतलब मेथड के अंदर से ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर, नो डाउट, बट थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन. सो इसके अंदर आपका आंसर आ गया 55,000. नाउ दैट इज सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वॉल क्लॉक अ लॉन्ग टर्म यूजेबल एसेट इज रिटन ऑफ एज एन एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड. एक हमारे पास वॉल क्लॉक है. देखिए साफ सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन जब वॉल क्लॉक खरीदती है ऐसा नहीं होने वाला कि हर साल नया खरीदेगी. अब कई लोगों के पास में ना 25-25 30-30 साल पुरानी भी क्लॉक्स हैं, एंड दे यूज इट, और वो कहते हैं कि नहीं ये तो दिस इज अ हिस्टोरिकल क्लॉक, ये तो हम लोग रखेंगे. आप इतने साल एक क्लॉक्स को रखते हो लेकिन फिर भी इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट क्यों नहीं नोट करते. इज इट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस और इनकम दोनों इस साल के नोट करने, पिछले कोई साल के नहीं, किसी कुछ और नहीं. ठीक है. देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है मटीरियलिटी कंसेप्ट. मटीरियलिटी कहता है कि चीज़ देखो कितनी इंपॉर्टेंट है तभी नोट करोगे ना. अब सोचे जो ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों की है उसने 1,000 रुपए की अगर कोई वॉल क्लॉक खरीद भी ली थी कुछ साल पहले, और वही यूज़ कर रहे हो कि वो बड़ी अच्छी निकली है, तो आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी दोगे कि ओ गॉड इसको तो स्पेसिफिकली अलग से हाईलाइट करके लिखिए. नहीं ज़रूरत, क्योंकि उसकी मटीरियलिटी यानी उसकी इंपॉर्टेंस ही उतनी नहीं है. तो आई कैन से ना यहाँ पर मटीरियलिटी कंसेप्ट वुड बी द आंसर. कंजर्वेटिज्म इज ऑल अबाउट एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स. अपने लॉसेस के लिए तैयार रहिए, प्रॉफिट्स के लिए आप जब आएंगे तब देखा जाएगा. इस चीज़ पर वो क्लियर रहते हैं. इससे क्या होता है कि आप अपनी बुक्स के अंदर ना कभी भी ओवर एस्टिमेशन नहीं करते हो. किस चीज़ की ओवर एस्टिमेशन नहीं होती है, आपके प्रॉफिट्स की. जो आ गया सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है, जो नहीं आया आप उसकी बात तक नहीं करते हो. ये चीज़ एक बड़ी सिंपल और ये बड़ी प्यारी है अबाउट द अकाउंटिंग. वो कहते हैं कि आप कभी भी ना जो पैसा आने वाला है यू डोंट ट्राई टू रिकॉर्ड इट, बट जो आ चुका है सिर्फ उसी तक आप सीमित रहिए. और उसके बाद जब नेक्स्ट आ जाएगा ना सर्टेनिटी हो जाएगी, फिर जैसे मर्जी रिकॉर्ड कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है. Which of the following is not prepared using the accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting क्या होता है? Accrual basis of accounting कहता है कि अपनी books of accounts में as and when आपके पास पैसा ड्यू भी हो जाए ना तभी नोट कर लिया जाए. कहते वेट मत किया करो कि जब पैसे आएंगे तभी नोट किया जाएगा. एज एंड व्हेन थिंग्स बिकम ड्यू आप तभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको
नोट कर लीजिए. सो दैट इज हाउ दे डिफाइन इट. यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, बैलेंस शीट है, P&L है, ट्रायल बैलेंस है. देखिए टेक्निकली इन तीनों में तो फिर अक्रूवल आ जाता है. ऑर्गेनाइजेशंस अक्रूवल या कैश दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ कैश की मूवमेंट देखता है. कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मैनेजमेंट. तो उसके हिसाब से आई वुड से सिर्फ यही एक मेथड है जो नॉन कैश का है. ठीक है, तो ये अक्रूवल मेथड के अंडर नहीं आता, बिकॉज अक्रूवल मेथड टॉक्स अबाउट ओनली द नॉन कैश वन. सबकी कैश इज कैश फ्लो खुद से अपने नाम में तो बोलेगा कि कैश की मूवमेंट ही नोट करता हूं मैं. कैश आ रहा है तो नोट करूंगा, कैश जा रहा है तो मैं फिर नोट करूंगा, और मैं कुछ भी नोट नहीं करूंगा. दैट इज हाउ वी रिकॉर्ड दीज थिंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है ना. Now moving on to the next point, everyone. The next point says, इसका आंसर आया A. An accountant passes a journal entry debiting an expense account and creating an expense payable, but forgets to write the narration. What could be the correct journal entry in this case? आपके पास में अगर आप इसको लिख रहे हो तो आपका journal entry क्या होगी और नरेशन कैसे लिखा जाएगा? देखिए असलियत में जब हमारे पास में ना किसी को पैसे देने होते हैं, अगर मैंने दे दिए तो उसकी जर्नल एंट्री होती है एक्सपेंस टू कैश. जर्नल का हमेशा रूल बनाकर रखिएगा, जर्नल ना कभी भी ऑप्शन से देखकर फिर उसमें से सेलेक्ट नहीं करते. हमेशा पहले अपने दिमाग में जर्नल सॉल्व कीजिए फिर उसको देखिए, अदरवाइज ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ऑप्शंस दिख रहे होते हैं. तो आपका इसका आंसर आएगा एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल. ठीक है, ये इस तरीके से रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आपने अगर कैश में दे दिया तो कैश चला गया, अगर कैश नहीं दिया तो वो आपकी क्या रिकॉर्ड होगी? लाइबिलिटी. ठीक है ना. इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड हो जाता है. सो कहना है से यहाँ पर आएगा एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल. ठीक है. नाउ कम्स दैट इज ऑप्शन ए. डन. अब चलते हैं आगे. The concept which tells when the revenue is treated as realized or earned in the dash concept. हम कहते हैं कि हमें ना पैसा मिल गया है या मिलने वाला है, वो किस कंसेप्ट के अंडर आता है? मैचिंग कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, किसके अंडर आएगा ये बताइए. द कंसेप्ट विच टेल्स व्हेन द रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड. हम ये कहते हैं कि कौन से कंसेप्ट के अंडर हमारे पास में ना कि हाँ देखिए रियलाइजेशन इज बेसिकली लिंक्ड विद द फैक्ट कि ना हम कह सकते हैं कि जो पैसा हमको भी आना है वो आपका कैश कंसेप्ट के ऊपर जाएगा, क्योंकि अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस पे जाता है. मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपके पास में कैश जो है वो एक्सपेंस वर्सेस इनकम पे चलता है. बेसिकली एक्सपेंस वर्सेस इनकम सिंपली मींस आपके इस साल के एक्सपेंस और इस साल के इनकम नोट होंगे. देन वी हैव द एरिया ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट. अक्रूवल कंसेप्ट सेज कि आपके पास चीज ड्यू हो गई है तब नोट होगी. देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज टॉकिंग अबाउट जब चीज ड्यू हो जाएगी, एक्चुअली आपको दिख रहा होगा सर्टेनिटी से आ रहा है, आप तब रिकॉर्ड करोगे. और कॉस्ट कंसेप्ट कहता है चीज को आप तभी रिकॉर्ड करो जब ना उसकी आपको कॉस्टिंग, मतलब जो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जितने पर खरीदा उस पर चलो. तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. ठीक है ना. सो दैट गिव्स यू द आइडिया ऑफ द टॉपिक फर्दर, राइट. सो ये बेसिकली क्या कह देते हैं, जब तक आपको चीज़ की सर्टेनिटी नहीं आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. तो अगर वो आने वाला है, आ गया है, तब तो जितनी मर्जी आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो. दैट्स हाउ यू रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन एसेट्स कांट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन द प्रेजेंट फॉर्म एज वी आर अडेयरिंग टू द डैश कंसेप्ट. किसके अंडर आएगा ये एवरीवन? ह्यूमन एसेट्स जो होते हैं वो हमारे किसके अंडर आएंगे? ठीक है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एसेट्स कांट बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, क्यों नहीं आते ह्यूमन एसेट्स? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मेरा नाम क्यों नहीं नोट करती? सिंपल सी बात है, काश एक पर्टिकुलर पर्सन के मॉनेटरी बेनिफिट्स को आप उतनी क्लियरली डिफाइन कर सकते. कुछ लोगों के तो आप कर पाते हो, जैसे जो लोग डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं सेल्स के साथ में, कि वो कितना रेवेन्यू जनरेशन करके दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हो. बट कई बार कुछ लोगों का रेवेन्यू जनरेशन के साथ में कोई लिंक नहीं होता, बट आपको उनकी प्रोडक्टिविटी का तो पता होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन में, इस एरिया के अंदर इस पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत काम किया है। तो उस हिसाब से तो आपके पास पॉइंट यही आ जाता है कि इफ़ दिस इज़ द सिनेरियो देन इट इज़ बेटर कि आप उसको क्यों रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो मॉनेटरी वे में डिफाइन हो सकता है। सेपरेट एंटिटी कहता है कि पर्सन और पर्सन इनकम दोनों अलग अलग है। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो उसके बेसिस पर नोट करते हैं चीज़ों को। कंजर्वेटिज्म कहता है कि एंटिसिपेट कीजिए लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स। सो यहाँ पर एक ही पॉइंट है जो कहता है ह्यूमन एसेट्स नहीं रिकॉर्ड करने कहते। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनी में आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसा डिफाइन करोगे कि मेरे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा ये वाला पर्सन पैसे में इतना तुला हुआ है। आप किसी की मॉनेटरी वैल्यू इतनी क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हर किसी के डिफाइन करना इज समथिंग जो डेफिनेटली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। among the following which statement is incorrect about depreciation? depreciation के बारे में कौन सी चीज गलत है? depreciation reduces the book value of the asset. it does. उससे आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है। वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर मेरा फोन है वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि मैं रोज तो यूज करती हूँ फोन, वो गिरता है, उस पर कभी स्क्रैच पड़ जाते हैं, कभी हम उसका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, पुराने हो रहे हैं फोन, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वैल्यू तो उसकी कम हो रही है। लेकिन मैं अपने फोन की कम होती वैल्यू किसकी जेब में डालूंगी? किसी को पैसे नहीं देती, बस मेरे को पता होता है कि अरे मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो वो एक एक्सपेंस तो है लेकिन नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस द कैश प्रॉफिट, या इट डज। मतलब नहीं एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते। डेप्रिसिएशन को ना हम ऐड बैक कर देते हैं। सो आई विल गो फॉर द लास्ट पॉइंट फर्स्ट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू मैच द कॉस्ट ऑफ द एसेट विद द रेवेन्यू इट जनरेट्स। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस? आई वुड गो विद द पॉइंट नंबर सी इज रॉन्ग, बिकॉज कैश प्रॉफिट बढ़ाता नहीं है। पता है कैश प्रॉफिट कब बढ़ाता है? जब ना आप पहले ऐसे प्रॉफिट निकालते हो और उसके बाद में ना उसके अंदर आप जब नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हो, तब आपका जो प्योर कैश का प्रॉफिट निकल कर आता है वो नॉर्मली ही आपके नॉन कैश से ज्यादा होता है। तो उसके हिसाब से नोट किया जाए, ये कैश प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं करता। रिजल्टेंट के तौर पर जब आएगा तो उससे होता है, जब इसको आप एडजस्ट करते हो। अदरवाइज हम इसको ये डिफाइन नहीं कर सकते। Next point, the allocation of the long term costs to different accounting periods and the difficulties involved in doing so stem from which accounting concepts? अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशंस जब, अच्छा एवरीवन, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ना एक काम करो, पूरी ना अपनी एफएम की बुक एक ही बारी में पढ़ दो, आप क्या बोलोगे? मैम 600 पेज की बुक एक बारी में खत्म कर सकता है कोई क्या? कहते कर देंगे हम खत्म, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल टेक टाइम क्योंकि हम उसको थोड़े थोड़े चीज़ों में डिवाइड करेंगे। वहीं आप मुझे कह दो मैम पूरा का पूरा बिजनेस एक ही बारी में पढ़ के छाप दो, फिर मैं आपको बोलूंगी मैं कैसे देखूं पूरा बिजनेस एक बारी में? मेरे को बिजनेस को ईयर्स में बांट लेने दीजिए। मैं पक्का उस जितने ईयर्स में उसको बांटूंगी ना, उतने ईयर्स में मैं उसको स्टडी करके आपको बता दूंगी। दिस ब्रिंग्स आउट द क्लैरिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इजंट इट एवरीवन? सो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है? इट हैज टू बी ए, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Then comes, what is the correct journal entry when a bill is sent for collection? अगर एक बिल अच्छा सॉरी, इसका आंसर क्या होएगा? इसका ऑप्शन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर साल को वहां पर डिफाइन करके चलते हो। ऑब्जेक्टिविटी का भी बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिविटी होता है प्रूफ दीजिए। आपने बोला निहारिका मैम हमने ना 10,000 रुपीज़ का खर्चा किया, मैंने कहा प्रूफ दे दीजिए। फिर किसी ने बोला कि मैम 20,000 का हुआ, मैंने कहा प्रूफ दे दीजिए। सो ऑब्जेक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन दैट प्रूविंग वाली चीज। मटीरियलिटी इज बेस्ड अपॉन इम्पोर्टेंस कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको घड़ी का बताया, 1,000 रुपए की घड़ी है, उसको थोड़ी आप छाती से लगा के रखोगे और बोलोगे अरे ये तो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, यू डोंट डू दैट। व्हाट यू डू इज यू पुट इट ऑन द वॉल एंड से कि इट इज जस्ट एन इमटेरियल थिंग। 1,000 रुपए लगे टोटल ऑर्गेनाइजेशन के, वी आर कीपिंग इट देयर इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, 1,000 रुपए की चीज आई है, वी हैव रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन। तो आप उसको बुक्स के ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक एक्सपेंस से ऊपर जाने ही नहीं देते हो। रीजन, द रीजन इज कि उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो उस पर चलता है। ठीक है, कि आपके लिए कितनी चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी अमाउंट कितनी इंपॉर्टेंट है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो करोड़ में कमा रही हैं उनके लिए 1,000 2,000 की चीज इज अ वेरी मीनियल अमाउंट, उसको वो कोई मेजर अमाउंट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मटीरियलिटी किस पर डिपेंड करती है, उसकी टर्नओवर पर, उसकी कैपिटल पर, उसके नॉर्मल एवरेज अर्निंग्स पर। इस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द
नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे दिया हुआ ना जर्नल एंट्री फॉर द बिल सेंड फॉर कलेक्शन की, अगर मैंने बिल भेज दिया है सेंड फॉर कलेक्शन के लिए, तो मेरे पास से तो बीआर चला गया है, और साथ साथ क्योंकि मेरे पास किसी से पैसा कमाने का हक है उसके लिए यहाँ पर आता है, और मेरे पास एक एसेट बनता है जिसको हम कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस तरीके से इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ इसको आप करोगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। जर्नल एंट्रीज का मेरा हमेशा रूल आपके साथ में यही रहेगा, आई नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज वो गलत होता है, जो गलत होता है फिर उसके अंदर ना कोई बीच में सेकंड थर्ड पॉइंट नहीं आता। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, इट इज़ बेटर कि आप उनको ना क्लियरली डिफाइन कैसे करके चले। आप ना करेक्ट जर्नल एंट्री ढूंढ कर आप उसी को बनाए और उसी को ढूंढे, फिर कभी भी कोई भी जर्नल एंट्रीज के बीच में आप अपना पॉइंट ढूंढने बैठेंगे तो मोर और लेस आपका वो पॉइंट गलत ही हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको कुछ इस तरीके से करें। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास आता है अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन सी चीज़ यहाँ पर गलत है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश कॉजेज नो चेंज इन द टोटल एसेट साइड। कह भी सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक तरफ से अपने पास से पैसा निकल जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास गुड्स आ जाते हैं, तो इस केस में कोई चीज़ नहीं बदलती, तो ये सही है। विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर वुड रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड द कैपिटल, अग्रीड, क्योंकि एक एसेट साइड से कैश चला और कैपिटल साइड से ड्रॉइंग्स, तो ये भी करेक्ट है। लाइबिलिटीज डिक्रीज व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, नहीं, अगर मैंने गुड्स खरीदे तो सोचिए मेरे पास तो जी क्रेडिटर खड़ा हो गया, मेरे को अब टेंशन है हर टाइम कि अरे मैंने इसको पैसे देने हैं, तो उस हिसाब से ये गलत है, लाइबिलिटी बढ़ती है। रिसीव्स कमीशन इंक्रीजेस बोथ एसेट्स एंड इनकम, अग्रीड, क्योंकि एक तरफ से आपके पास कैश बढ़ता है और एक तरफ से आपके पास इनकम आती है। ठीक है ना, उस हिसाब से यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं ये तो उस तरफ आएगा। इसका फॉर्मूला इज बेसिकली, एसेट्स कैसे बनते हैं जी? एसेट्स बनते हैं अपना पैसा और बाहर वालों का पैसा, और जो भी आपकी याद रखिएगा इनकम आती है वो इसमें ऐड होती है, और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो इसी में से माइनस होते हैं। Then this is C. Market value of investment is shown as a footnote according to which convention? Market value हम फिर भी बता देते हैं चीज़ों की जब ऊपर नीचे जाती है, is it because of disclosure? Kind of, yes, we have to define कि हमने हमारे पास क्या और कितना है. Then comes the realization, नहीं, realization concept says कि आप money को realize कर रहे हो ना, आपके पास पैसा आ कितना रहा है जा कितना रहा है, ये उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कैश में जो आ रही है उसको तो दिखता है। कंजर्वेशन कहता है एंटिसिपेट द लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स, लॉसेस हो रहे हैं उसको नोट कर लो, प्रॉफिट्स हो रहे हैं वेट करो। कंसिस्टेंसी कहती है कि नहीं नहीं, रूल ए फॉलो कर रहे हो फिर तुमको ये नहीं करना कि रूल बी की तरफ भाग लिए फिर सी की तरफ भाग लिए, ऐसे नहीं चलना। तो यहाँ पर आएगा आपका क्या आएगा, डिस्क्लोजर, वो कहता है दिस इज अंडर AS1 एज वेल। ठीक है, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द AS1 डिस्क्लोजर ऑफ accounting policies? AS1 mandates that only those policies that affect tax reporting must be disclosed in the notes to accounts. AS1 requires that all accounting policies followed by the enterprise must be disclosed, even if they do not materially affect the financial statements. AS1 requires that significant accounting policies adopted in the preparation of and presentation of financial statements must be disclosed clearly and should form part of financial statements. और लास्ट कहते हैं S1 कहते हैं कि टू अवॉइड डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इफ द such changes improve reported profits for the year. दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलेंगे नहीं नहीं इसको मत दिखाओ, चेंजेस को दिखाना पड़ेगा, हर चीज़ दिखाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टैक्स रिपोर्टिंग चीज़ों को देखा जाएगा, तो ये तो गलत ही है। पहला और आखिरी तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर रही हूँ। बी कहता है कि AS1 जो है वो कहता है सारी पॉलिसीज बताओ इवन इफ दे डू नॉट मटीरियली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा कहता है कि दिस मस्ट बी डिस्क्लोज क्लियरली एंड सच डिस्क्लोजर, आपके वैसे ना मेन पॉइंट आपका बन जाता है सी ही, क्योंकि सी कहता है कि आप ना डिस्क्लोजर भी दोगे चीज़ का और साथ में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इट डजेंट मैटर आपकी चीज़ कितनी मटीरियल है कितनी नहीं है, ये तो जब आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे तब इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो पूरा का पूरा सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज बताई जाती है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा तक है। यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आइज एंड से कि नहीं रिकॉर्ड करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ सब्सिडरी बुक? करंट लेजर, जनरल लेजर, लोन लेजर और बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर, कौन सा होता है?
बाकी सारे तो वैसे ही सब्जी हैं, सिर्फ एक है जनरल लेजर जो है वो खुद में एक मेन पॉइंट है। जनरल लेजर एंड पी एंड एल लेजर बनते हैं ना, तो ये एक तो मेन बुक है, ये सब्सिडरी नहीं है बैंक के लिए। ठीक है ना। देन आपके पास क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ द कार इज 3 लाख रुपीज। जैसा मैंने कार खरीदी है 3 लाख रुपए की, उस पर डेप्रिसिएशन लगी है 10% की। तो रिटन डाउन वैल्यू पे अब आपको कहा जा रहा है व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल की डेप्रिसिएशन लगाई, फर्स्ट टाइम की कितनी लगी 10%, 30,000 पूरी लगी, तो मेरे पास बच गया 2,70,000। WDV मेथड कहता है जो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू होती है ना, इसी के ऊपर अगली डेप्रिसिएशन लगानी है। इसमें से अब आप माइनस कीजिए इसका 10%। 2,70,000 का 10% माइनस किया है, तो इफ आई एम डिडक्टिंग 2,70,000 का 10% यानी 27,000, दैट गिव्स मी 2,43,000। थर्ड ईयर कैसे निकाला, 2,43,000 नोट किया, उसका 10% कितना है 24,300। तो इसका 10% आप माइनस करोगे, द आंसर कम्स आउट टू बी 218,700। द आंसर इज बी एवरीवन। दिस इज सुपर इजी एंड सुपर स्कोरिंग, तो आप इसको देख सकते हो। जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू होती है उसका 10%, ओपनिंग वैल्यू का 10%, ओपनिंग का 10%, तो आपके पास आ जाता है थर्ड ईयर के बाद की वैल्यू। ऐसे केस स्टडीज पेपर में आते हैं, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। देन कम्स स्क्रूटनी ऑफ अडेरेंस। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास स्क्रूटनी ऑफ अडेरेंस टू अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, बुक कीपर, ट्रेजरी और सेक्रेटरी। स्क्रूटनी करना किसका काम है, अकाउंटिंग पॉलिसीज या किसको देखना है, ये हमेशा ऑडिटर देखता है, सॉरी ये बुक कीपर देखता है। हाँ, स्क्रूटनी ऑफ अडेरेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज द ड्यूटी ऑफ बुक कीपर, ये बुक कीपर को देखना होता है। ऑडिटर तो आकर ये चेक करता है कि वेदर इट प्रोवाइड्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ठीक है। एंड देन हमारे पास ट्रेजरर का काम है कि उसकी चीज़ को मेंटेन करना, कि अकाउंट्स बुक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। स्क्रूटनी करना तो वी कैन से कि वो बुक कीपर देखता है। ऑडिटर का काम इज बेसिकली लिंक्ड विद द एरिया ऑफ, ही इज द वॉच डॉग, उसको सिर्फ ये देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसके अंदर मैं ना चेंज कर रही हूँ इसका आंसर, स्क्रूटनी करना। आई डोंट थिंक यहाँ पर इसका ना आंसर ए ही होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, marking it as itself। स्क्रूटनी ऑफ द अडेरेंस टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, बुक कीपर इसका काम होता है उसको मेंटेन करना, ऑडिटर का काम होता है उसको चेक करना। स्क्रूटनी वर्ड के कारण इट हैज टू गो विद ऑडिटर, इट वाज अ मिस्टेक देयर। Then comes if the cost of goods sold is 70,800 and the sales are 1,30,000, what is the GP ratio everyone? तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1,30,000, आप क्या करोगे सेल्स में से कॉग्स माइनस करोगे तो आपके पास आता है जीपी। रोल यही है। तो आपके पास में पहले तो आप सेल्स में से, सेल्स कितनी थी 1,30,200 में से आप माइनस कर दो 70,800 को, और उसके बाद हमारी वैल्यूएशन में क्या आ जाता है, that is 59,400 एंड डिवाइडेड बाय सेल्स कर दीजिए। सेल्स कितनी है 1,30,200। इसको आप जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर देयर। गो ahead and solve it everyone and you will get the answer there। ठीक है। इसकी वैल्यूएशन क्या है 59,400 डिवाइडेड बाय 1,30,200, परसेंटेज में जाएगा 45.62। द आंसर इज बी। Then comes the next question. The amount received as share premium cannot be utilized for which of the following purposes? शेयर प्रीमियम किसके लिए यूज नहीं हो सकता? शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड चीज़ों पर ही कर सकते हैं, हर चीज़ पर नहीं किया जा सकता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो आया। देन इसके बाद रिडेम्पशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो, डिबेंचर्स के लिए, बोनस देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन डिविडेंड के ऊपर इस पर लिमिटेशन है, ये डिविडेंड नहीं हो सकता। इसकी ओवरऑल 5 जगह इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है और डिविडेंड उसमें अलाउड नहीं है। ठीक है। तो 24th के अंदर सी पॉइंट के अलावा बाकी सारे शेयर प्रीमियम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना ना तो आपके पास सही में उतना पैसा होना चाहिए इन कैश, ये रूल है। आपके पास उतना कैश पड़ा होना चाहिए तभी हम मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। ठीक है। डन। चलिए जी।
Now comes the last question for the day. Which one of the following statements does not represent a genuine benefit of CBS in the context of banking operations? कौन सा benefit नहीं है? It enables multi-currency and multi-branch integration. वो करता है, multi-currency भी करता है, multi-branch भी करता है. Then next point is what? देन हमारे पास 24/7 बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है, ये करवाता है. इसके थ्रू हमारी बैंक ऑनलाइन ऐप्स चलती हैं. ये कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, ये करता है. इट इंक्रीजेस द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय मैंडेटरी चार्जिंग कस्टमर्स एडिशनल फीस. ये नहीं हो सकता. आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप एक्स्ट्रा पैसा दो क्योंकि हम आपको ऐसा कुछ दे रहे हैं. हाँ, हम डेबिट कार्ड के चार्ज और वो सब लगाते हैं, तो ये नहीं काउंट होगा यहाँ. सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली, इसमें जो नहीं है वो डी है. सो दिस इज़ इट फॉर द डे एवरीवन. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो. अगर ये लगा है तो ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. दिस वाज पार्ट 1. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. आई हैव कवर्ड द एंटायर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी क्वेश्चंस. मॉड्यूल बी के थोड़े से रह गए, एंड देन इन द मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी इज लेफ्ट, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट सेशन के अंदर. बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है यू ऑलरेडी वांट टू गो थ्रू आवर कोर्सेज, ऑल यू नीड टू डू इज आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर. ठीक है, सो दिस इज आर, आई होप ये आपको विजिबल है. ठीक है, सो ये रहा हमारा वेबसाइट edutab.in. आप उस पर जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे हमारे कोर्सेज. इस समय हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं. हमारा मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बहुत आराम से डिटेल में क्लासेस मिलेंगे. जस्ट यहाँ पे JIB पे जाइएगा और JIB पे क्लिक कीजिएगा और just scroll down a bit and you will find our master course there. And at the same time this is our single. यहाँ पर आप जाएंगे तो हमारा लाइव क्रैश कोर्स का बैच 5 भी आ चुका है. बैच 5 आप ले सकते हैं. इसमें लाइव क्लासेस हैं और मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जस्ट एट द एंड. अभी सब कुछ रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है अपनी पेस पर पढ़ने के लिए. अगर आप लाइव में पढ़ना चाहते हैं देन गो फॉर आर लाइव क्रैश कोर्स जिसके अंदर आपको अराउंड 120 आवर्स के अंदर ये पूरा करवाया जा रहा है. सो प्लीज़ गो हेड एंड चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड्स. कोड यूज़ करेंगे JIB80 तो आपको मिलेगा फ्लैट 80% ऑफ ऑन आर मास्टर कोर्स. और यहाँ पर मिलेगा 75 JIB 75 75% का. So this is it for the day everyone. Thank you so much for being there. Bye bye and take care, and I'll be meeting you in the next session now.